Today we are going to start a new chapter 18th century political formation. बहुत टाइम पहले भारत में एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य मतलब एम्पायर था जिसे हम किस नाम से जानते थे मुगल एम्पायर। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में तब सब कुछ बदल गया। जो मुगल एम्पायर पहले भारत के बहुत बड़े हिस्से पर था वो धीरे धीरे टूट गया। औरंगजेब के बाद जो भी मुगल एम्परर्स आए वो इतने मजबूत नहीं थे। उनके रूल के दौरान मुगल एम्पायर काफी कमजोर हो गया और जो दूसरे राजा थे या शत्रु थे उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और वो धीरे धीरे जमीन लेते गए। अगर आप ये दो मैप्स देखोगे तो लेफ्ट साइड पे जो मैप है ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो एक्सटर्नल बाउंड्री थी मुगल एम्पायर की 1700 में। तो कितना मेजर एरिया मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था। बट आप राइट साइड पे देखोगे तो उसमें क्या दिख रहा है आपको कि बाय 1765 जो ब्रिटिश जो यहाँ पे शेडेड एरिया आपको दिख रहा है टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल थी कौन सी ये जो ईस्टर्न साइड पे आप दिख रही है ये बंगाल और नॉर्दर्न सरकार्स वाला जो एरिया है। तो जो मेजर चंक थी टेरिटरी की जो ईस्टर्न इंडिया की थी वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई थी बाय 1765। इसके अलावा नए पॉलिटिकल ग्रुप्स भी फॉर्म होने लग गए थे सब कॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो जितना भी चेंजेस ड्रास्टिक चेंज कब से हुआ जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में है। तो आज इस चैप्टर में हम इसी के बारे में सब एक्सप्लोर करेंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और वो ग्रुप्स में क्या क्या डिवीजन थे फर्दर। द फॉल ऑफ मुगल्स in the late 17th century the Mughal empire began to weaken मतलब कमजोर होना शुरू हो गया लेट 17th सेंचुरी में। क्यों, उसके काफी सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है औरंगजेब लॉन्ग वॉर इन दी डेक्कन। जो औरंगजेब था उसने काफी टाइम साउथ इंडिया के डेक्कन रीजन जो आप यहाँ पे देख रहे हो अपना एम्पायर एक्सपैंड करने में लगा दिया। और इतनी लंबी जब वॉर चलेगी तो उसके लिए काफी सारे रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे और पैसे भी चाहिए होंगे। तो जो युद्ध के चलते जो एम्पायर के पैसे और सेना दोनों पे ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। नेक्स्ट रीजन था इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो औरंगजेब के बाद के जो एम्परर्स आए जो रूलर्स आए उनको हम क्या बोलते हैं लेटर मुगल्स। तो जो औरंगजेब के बाद वाले जो एम्परर्स थे उनके पास वो पावर्स और एबिलिटी थी ही नहीं जो पहले रूलर्स के पास थी। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया और ना ही अपने जर्नल्स और जो लोकल रूलर्स थे वो उनको कंट्रोल कर पाए। इससे जो एम्पायर का कंट्रोल था वो कम हो गया। नेक्स्ट रीजन है रिबेलियन मतलब बगावत। जो मुगल एम्पायर के अंदर कई जगह पे रिवोल्ट्स मतलब बगावत चल रही थी। आपसी मतभेद झगड़ा चल रहा था जैसे कि मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए। वो अपने खुद का किंगडम बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो अपराइजिंग्स थी वो मुगल रूलर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। नेक्स्ट रीजन है एक्सटर्नल इन्वेजन मतलब बाहर से हमले। जो मुगल एम्पायर थी वो उसको बाहर के अटैक्स का भी सामना करना पड़ा। 1739 में नादिर शाह जो पर्शिया का रूलर था जो मॉडर्न हम अब डे में हम बोलते हैं ईरान का जो रूलर था उसने दिल्ली पर हमला किया और बहुत सारा खजाना लूट किया जैसे कि कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन भी लिया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी कई बार इंडिया को अटैक किया जिसकी वजह से अंपायर और ज्यादा वीक हो गया। जो नादिर शाह था वो ईरान का रूलर था और अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था, अफगान का रूलर था।
अहमद शाह अब्दाली ने नॉर्थ इंडिया को 5 टाइम्स इन्वेड किया बिटवीन 1748 टू 1761। नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ वो था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपस के झगड़ों की वजह से। जो मुगल एम्पायर के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ईरानीज और तुरानीज, मतलब जो टर्किश नोबल थे। तुरानीज वो थे जो टर्किश नोबल थे, ईरानीज जो थे वो ईरान के नोबल्स थे। उनके बीच में भी पावर का स्ट्रगल हो रहा था। जो नोबल्स कौन होते हैं? वो जो एम्पायर या किंगडम में हाई रैंकिंग पोजीशन पर काम करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो एम्परर के ट्रस्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, जो डिफरेंट रीजन्स या प्रोविंसेस को गवर्न करते रहते हैं। जो मुगल एम्पायर के नोबल्स थे उनको क्या बोलते थे? मानसबदार। और ये नोबल्स एम्परर के लिए आर्मी को कंट्रोल करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, और अलग अलग जितने भी रीजन्स उनके अंडर आते थे उसको वो मैनेज करते थे। तो दो तरह के नोबल्स थे मुगल एम्पायर में। एक ईरानीज, मतलब जो पर्शियन नोबल्स थे। ये नोबल्स ईरान मतलब पर्शिया से आए थे। उन्होंने मुगल एम्पायर में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया और कुछ की पोजीशंस में अपना कंट्रोल बनाया। इसी तरह से तुरानीज मतलब टर्किश नोबल, जो टर्किश ओरिजिन के नोबल्स थे। इनका मुगल एम्पायर में भी इम्पोर्टेंट रोल था और उन्होंने भी अपने रीजन्स में कंट्रोल बनाया। जब ये नोबल्स मतलब ईरानीज और तुरानीज अपने पावर और वेल्थ के लिए अक्सर एक दूसरे से compete करते थे, जिसकी वजह से एम्पायर में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिवीजन बढ़ने लगे। और जब एम्परर का कंट्रोल जो कमजोर पड़ गया, तो इन नोबल्स ने अपने अपने रीजन में इंडिपेंडेंट रूलरशिप शुरू कर दी, जो एम्पायर के डिक्लाइन का एक मेजर रीजन बना। जो वर्स्ट ह्यूमिलिएशन था वो तब आया जब मुगल एम्परर्स मारे जाने लगे या फिर अंधे कर दिए जाने लगे इन नोबल्स के द्वारा। जो फारूक सियार और आलमगीर सेकंड थे उनको मार दिया गया था, और जो अहमद शाह थे और शाह आलम सेकंड थे उनको ब्लाइंड कर दिया गया था इन नोबल्स के द्वारा। अब क्योंकि डिक्लाइन आ रहा था पावर का, अथॉरिटी का, किसका? मुगल एम्परर्स की। तो जो गवर्नर्स थे लार्ज प्रोविंसेस के, जिनको सूबेदार कहते हैं, और जो ग्रेट जमींदार थे वो आपस में मिल गए पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स में। कहाँ कहाँ पे? अवध में, बंगाल में और हैदराबाद में। और इन सब कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से 17th सेंचुरी के एंड में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आया। Now let's do some knowledge test. The British East India Company established its power after, correct option is option C, 1768. Next, Aurangzeb had depleted the military and financial resources by fighting a long war in the, option C, Deccan. Next, Ahmad Shah Abdali was a ruler of, option A, Afghan. Next, Ahmad Shah Abdali invaded North India how many times between 1748 to 1761? Correct option is option C, 5. Next, Aurangzeb died in the year. Correct option is option D, 1707. During which century the Mughal Empire declined? And the correct option is option A, 18th. Next is, what was one of the major reasons for Mughal Empire's decline during Aurangzeb's reign? Reign मतलब शासन। जब औरंगजेब का शासन था तो मेजर रीजन क्या था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का? करेक्ट आंसर इज लॉन्ग वॉर इन दी डेक्कन। Next is, who invaded Delhi in 1739 and looted immense wealth? The answer is नादिर शाह। और क्या क्या लूटा था? पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर जो मेजर थे, इसके अलावा भी काफी कुछ लूट के ले गए थे दिल्ली से। What were the two main groups of Mughal nobles? The answer is Iranis and Turanis. Next is, who was a large powerful Mughal emperor? Answer is Aurangzeb. Next is filling the blanks. Aurangzeb's long war in the Dash drained the Mughal Empire's resources. Correct answer is Deccan. Next, Dash looted Delhi in 1739. Answer is Nadir Shah.
Next is Dash attacked North India multiple times between 1748 and 1761. Correct answer is Ahmad Shah Abdali और टोटल 5 अटैक्स किए थे इस ड्यूरेशन में. Next, true or false? The Mughal Empire became stronger after Aurangzeb reign. That is false. Internal conflicts among nobles weakened the empire further. Absolutely correct. True. The empire was financially strong despite invasion. This is false. Now let's get the clarity on the administrative structure of the Mughal Empire. जो मुगल एम्पायर का सबसे ऊपर का अथॉरिटी कौन होता था? एम्परर, जिसे शहंशाह कहते हैं. वो पूरे एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और मिलिट्री का हेड होता था. सेकेंड लेवल पे जो एम्परर के नीचे दो मेन ग्रुप्स होते थे, मानसबदार जिन्हें नोबल्स कहते थे और सूबेदार जिन्हें गवर्नर्स भी बोलते हैं. तो ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल होते थे जो एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री को हैंडल करते थे. और सूबेदार या गवर्नर्स कौन होते थे? इन्हें प्रोविंसेस या सूबास का इंचार्ज बनाया जाता था और ये रीजनल गवर्नेंस और रेवेन्यू कलेक्शन देखते थे. थर्ड लेवल जो मानसबदार के अंडर आते थे वो है ईरानीज और तुरानीज. ईरानीज जो हैं वो पर्शियन ओरिजिन के थे और तुरानीज टर्किश ओरिजिन के थे. ये दोनों ग्रुप्स मुगल कोर्ट के पावरफुल पार्ट थे और इनके बीच में राइवलरी की वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे. थर्ड ही लेवल पे जो सूबेदार या भी गवर्नर्स के अंडर आते थे वो है फौजदारी और दीवानी. फौजदारी मतलब मिलिट्री. जो सूबेदार लॉ एंड ऑर्डर और मिलिट्री अफेयर्स देखते थे अपने प्रोविंसेस में, उन्हें फौजदारी वो हैंडल करते थे. और दीवानी मतलब रेवेन्यू. तो रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स मैनेजमेंट भी सूबेदार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. तो एम्परर के नीचे मानसबदार और सूबेदार का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था. मानसबदार के ईरानीज और तुरानीज ग्रुप्स के कॉन्फ्लिक्ट एम्पायर को वीक बनाते थे. सूबेदार का फौजदारी और दीवानी, दीवानी मतलब रेवेन्यू पर ज्यादा कंट्रोल होने लगा, जिस वजह से वो सेमी इंडिपेंडेंट बन गए और मुगल एम्पायर की सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई. द राजपूत. बहुत सारे राजपूत राजा जैसे अम्बेर के राजा सवई राजा जय सिंह और जोधपुर के राजा अजीत सिंह मुगल अंपायर के अंडर काम करते थे. मतलब उनसे नीचे काम करते थे. टॉप पे मुगल एम्पायर के राजा थे. तो मुगलों ने उन्हें इनका रिवॉर्ड दिया उनके वतन जागीर पे काफी फ्रीडम मिलने के रूप में. वतन जागीर होता है मतलब अपने इलाके को वो जो राजा थे वो अपनी तरह से कंट्रोल कर पाते थे. इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन हो गया या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसके बदले में, क्योंकि मुगलों से उनको वतन जागीर मिली थी, तो उसके बदले में वो अपनी लॉयल्टी दिखाते थे इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री और जो भी उनके अलायंसेस थे. 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इन राजाओं ने अपने इलाकों को और एक्सपैंड करना शुरू किया, क्योंकि इस टाइम पे हमने क्या देखा कि जो मुगल एम्पायर थी वो काफी वीक हो गई थी और उनका डिक्लाइन शुरू हो गया था. जो अजीत सिंह मुगल कोर्ट की पॉलिटिक्स में वो बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे. तो अम्बेर और जोधपुर के जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने गुजरात और मालवा जैसे अमीर प्रांत थे, रिच प्रोविंसेस, मतलब वहां की जो अमीर प्रांत थे वहां की सूबेदारी, सूबेदारी मतलब गवर्नशिप का दावा किया. तो इसकी वजह से अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर बनाया गया और जो सवाई राजा जय सिंह थे उनको मालवा का गवर्नर बनाया गया. अब राजपूत ने इंपीरियल टेरिटरीज के आसपास के पार्ट्स कब्जा करना स्टार्ट कर दिया. इंपीरियल टेरिटरीज क्या होता है? इंपीरियल टेरिटरीज का मतलब है वो जमीन या वो लैंड जिसकी एम्पायर से डायरेक्टली अंडर होती है, जिसे राजा या एम्परर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है. इस केस में क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर की जो जमीनें थी उन्हें इंपीरियल टेरिटरीज यहाँ पे हम बोल रहे हैं. तो जो इन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कलेक्शन था वो मुगल एम्परर के अपॉइंटेड ऑफिशियल करते थे. तो अब ऐसी जगहों को भी
उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया कि जब देखा कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा वीक हो रही है मुगल एम्पायर, तो जोधपुर ने नागौर को जीत लिया और अपने घराने में शामिल कर लिया, और अंबेर ने बूंदी के बड़े पार्ट्स अपने कंट्रोल में ले लिए। सवई राजा जयसिंह ने जयपुर को अपनी नई कैपिटल बनाया और 1722 में उन्हें आगरा की सूबेदारी भी दी गई। सूबेदारी मतलब गवर्नरशिप। और अब क्या हुआ, 1740s में मराठास ने अटैक करना शुरू कर दिया राजपूत राजाओं को, जिसकी वजह से राजपूत राजा जो थे उनका जो एक्सपेंशन था वो रोक दिया और उन्हें काफी प्रेशर में डाल दिया। जब ज्यादा राजपूत राजा मुगलों के कंट्रोल एक्सेप्ट कर रहे थे, तब भी मेवाड़ एक ऐसी स्टेट थी जो मुगलों के कंट्रोल को मना करती थी। राणा प्रताप सिंह जो 1572 में मेवाड़ के राजा बने थे, उन्होंने उदयपुर और पूरी मेवाड़ को अपने कंट्रोल में रखा था। वो नहीं चाहते थे उनका कंट्रोल जो है मुगल एम्पायर के पास डायरेक्टली जाए, तो वो डायरेक्टली कंट्रोल करना चाहते थे। तो मुगलों ने कई बार राणा राणा प्रताप सिंह को समझाया कि वो उनके अंडर आ जाए, पर उन्होंने मुगल सुजरानिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब ओवरलॉर्डशिप की। वो नहीं चाहते थे कि उनके टॉप पे कोई और हो जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंडिविजुअली ही सब कुछ करूंगा। जो राजा जयसिंह थे वो अपने समय के एक बहुत पावरफुल राजपूत रूलर थे। एक पर्शियन अकाउंट 1732 के हिसाब से उन्होंने आगरा में 12 साल और मालवा में 5 से 6 साल तक गवर्नशिप की थी। उनके पास एक बड़ी आर्मी, आर्टिलरी और बहुत ज्यादा वेल्थ थी, मतलब बहुत पैसा था उनके पास। और उनका इन्फ्लुएंस दिल्ली से नर्मदा तक था। जो राजपूत राजा थे ना, वो अपने फोर्ट्स हिलटॉप पे उन्होंने बनाए, जिसकी वजह से उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और एडमिनिस्ट्रेशन के वो सेंटर थे कि आप अगर हिल टॉप पे बनाओगे तो आप दुश्मन पे डायरेक्टली नजर रख सकते हो, और दुश्मन के लिए अटैक करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में कई तरह के वाटर स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि तालाब मतलब पॉन्ड्स, कुंडीज मतलब वेल्स, और बाउलीज मतलब स्टेप वेल्स। जोधपुर का मेहनगढ़ फोर्ट जो है उनका एक आइकॉनिक मिलिट्री फोर्टिफिकेशन था। सवई राजा जयसिंह ने 5 जंतर मंतर मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। यह ऑब्जर्वेटरी सेलेस्टियल मूवमेंट और एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज के लिए बनाई गई थी। Let's do some knowledge test. Who was the governor of Gujarat in the 18th century? The answer is Ajit Singh, that is B. What was the new capital established by Savai Raja Jai Singh? The correct answer is C. Jaipur. Where was one of the Jantar Mantar observatories not located? Mathura, Ujjain, Nagaur or Delhi? Correct answer is Nagaur, because in Nagaur it was not located. 5 places where the observatories were located were Delhi, Jaipur, Ujjain, Mathura and Varanasi. Next is, which fort is known for its water structures like talabs and baulis? The correct answer is Chittorgarh Fort. So in Chittorgarh Fort, there are number of water bodies like talabs, kundis, and baulis. Next is filling the blanks. Savai Raja Jai Singh was the governor of Dash for 12 years. He was a governor of Agra for 12 years. The Rajput state of Dash resisted Mughal authority under Rana Pratap. Answer is Mewar. Dash annexed Nagaur to its territory. The Marathas started attacking Rajasthan during the 1740s decade. True or false? Ajit Singh of Jodhpur was actively involved in Mughal court politics. Absolutely true. Savai Raja Jai Singh's influence extended from Delhi to banks of Narmada. True. Jantar Mantar observatories were used for military defense. False. Amber annexed large parts of Bundi under Savai Raja Jai Singh. True. Chittorgarh fort had no water harvesting structures. Absolutely false.